सीरीज हम स्टार्ट किए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ साइंस यात्री। और इस चैनल पर आपको पता है कि आए दिन नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहते हैं। तो उस सीरीज़ में हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हम देखते हैं कि आपने एटम्स के बारे में तो काफ़ी सुना होगा और काफ़ी पढ़ा भी होगा अपनी क्लास 6 में, क्लास 7 और 8 में। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने दी है एटम्स के बारे में, और डिटेल में हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जानने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स मीन्स किसी भी अणु का, मतलब किसी भी छोटे से छोटे स्मॉल पार्टिकल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो इस चैप्टर में बहुत ही अट्रैक्टिव पीपीटीज के थ्रू हम देखेंगे और आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत ही ईजी वे में और क्विक हम इसको कवर करेंगे। और आपने, आई होप आपने बुक को एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो बुक के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट कर रखा हुआ है, मतलब अलग अलग कलर के हाईलाइटर से। तो इन्हीं पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे और इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप इसको खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे तो उन इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स को देखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, आपको पता है कि जो एटम है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है, यानी कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स जो डिविजिबल ना हो, जो डिवाइड ही ना होते हो। और कह सकते हैं कि ये जो एटम्स होते हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। मैटर क्या होता है? अब मैटर वो होता है जिसका कोई अस्तित्व हो, मतलब उसकी कोई एग्जिस्टिंग हो, कोई मास हो, कोई वैल्यू हो, कोई वॉल्यूम हो। तो एक तरह से मास मैटर वो होता है जिसका कोई एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, तो मास मैटर के अंदर हम एटम्स को कंसीडर करते हैं। और एटम्स जो होते हैं, हम अभी मैंने बताया कि वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नहीं दिखते। ठीक है, तो अब हम इन हाईलाइट पॉइंट्स को यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट में पूछ रहा है, येलो कलर के हाईलाइट पॉइंट्स में है, व्हाट मेक्स द एटम्स ऑफ अ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ द अनदर एलिमेंट। क्या डिफरेंस है एक दूसरे एटम्स के एलिमेंट के एटम्स में। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो एटम्स हैं, आर एटम्स रियली इंडिविजिबल एज प्रपोज बाय द डाल्टन, और देयर आर द स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम्स। मतलब जो डाल्टन ने क्वेश्चन रेज किया कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं या डिवाइड नहीं होते, या तो इनके एटम्स के अंदर कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो वो डिवाइड नहीं होते। ठीक है, अब हम नीचे नेक्स्ट अपने हाईलाइट पॉइंट पे आते हैं कि जो अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अब थ्योरी अपनी दी है कि ये जो कम्स फ्रॉम द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय द डिफरेंट सब्सटेंसेस। मतलब कि अब इन्होंने ये माना कि जो एटम्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, देखो अभी मैंने ये बता दिया कि एटम्स होते हैं भाई, उनकी साइज छोटी होती है, लेकिन ये हम मानेंगे कैसे कि सच में एटम्स हैं, जब इसको किसी एक वैलिड रीज़न से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लास 8 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक की बहुत कॉमन जो एग्जाम्पल है वो देखा था कि जहाँ पर हम अपने कॉम से जो अगर हम बाल झाड़ते हैं, फिर इसके बाद में उस कॉम को अगर हम किसी पेपर के पास लेकर जाते हैं तो वो पेपर कॉम में चिपक जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो कोई एलियन थ्योरी तो हुई नहीं है कि वो पेपर जाकर के चिपकना शुरू कर दिया। ये माना गया इस कंक्लूज़न से। और ये आपके स्क्रीन पे बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं, और ये रैंडम एग्जांपल्स आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब एटम्स के अंदर ऐसे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं जो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं या दूर भेजते हैं या अट्रैक्ट करते हैं पास
पास में ले आते हैं, ठीक है। तो अब 1900 में जे थॉमसन ने ये बताया कि एटम्स एक इंडिविजुअल पार्ट्स है और उसमें कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है। ये किसने बताया? जे थॉमसन ने बताया कि एटम्स तो अलग है लेकिन इसके अंदर भी कुछ है जो एग्जिस्टेंस में है, जिसकी वजह से एटम हिल डुल रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं, ठीक है। अब 1886 में हाईलाइट पॉइंट्स को देखिए यहाँ पर। 1886 में यहाँ पर बताया गया है कि ई गोल्डस्मिथ ने डिस्कवर प्रेजेंस ऑफ अ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल देम द कैनाल रेज। उन्होंने बस सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पर उन्होंने कैनाल रेज को छोड़ा और ये जो रेज थे इसके बारे में उन्होंने कुछ डिस्क्राइब किया। अच्छा, एक मिनट, ये जो अभी हमने चार्जेस की बात की, एटम्स की बात की, तो यहाँ पर ये कैनाल रेस इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ले आने की बीच में ज़रूरत क्यों पड़ी? अब ध्यान से सुनो, अब गेम यहाँ से शुरू होता है कि जो इसके नीचे के पॉइंट्स हैं बस इसको ध्यान से सुनना, सारा ऊपर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 2 मिनट में। ध्यान से देखो। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस विच अल्टीमेटली लेड टू डिस्कवरी ऑफ द अंडर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी कि ये जो रेज होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज थे, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अल्टीमेटली ये बताया गया, ठीक है। अब नीचे उसके देखिए सब जो हाईलाइट पॉइंट्स है, इट्स मास अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की खोज तो हो गई थी, उसके बाद में ये प्रोटॉन की खोज हुई। अब ये जो कैनाल रे है इसी को कंसिडर किया जा रहा है क्या? प्रोटॉन, यानी कि ये जो 2000 टाइम्स जो रहेगा इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इसमें मास होगा, ठीक है। तो अब भाई इलेक्ट्रॉन से मजबूत है यानी कि इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये कंसीडर किया गया कि इलेक्ट्रॉन को तो हमने पहले से ढूंढ रखा था, अब यहाँ पर एक चार्ज और आया जिसे हम प्रोटॉन कह रहे हैं, ठीक है। अब उसके नीचे देखो कि and atoms was composed of the protons and the electrons mutually balancing their charges। मतलब कि अब यहाँ पर जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और एटम्स में अभी मैंने ऊपर बताया कि इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये अब सेकेंड थ्योरी में इन्होंने ये ओवरऑल कंक्लूजन दिया। अब हम आगे अपने आते हैं तो आप अपने स्क्रीन पे भी कुछ एग्जांपल्स देख पाओगे कि ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं और जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो बाद में इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो है हमारा जो मेन पॉइंट शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है। एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, एटम्स के स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले हम एक यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जैसे कि ये जो अलग अलग साइंटिस्ट लोग होते हैं इनको अपनी थ्योरी देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मतलब कि एक ने तो एक बता दिया तो क्या उससे वो काफ़ी नहीं होता है, दूसरा क्या थ्योरी लाने की ज़रूरत है। सिंपली समझो कि आप जब मॉर्निंग पे एक चाय की टपरी पे बैठ जाते हो, देखते हो वहाँ पर, और वहाँ पर 4 लोगों का ग्रुप रहता है, न्यूज़पेपर हाथ में रहता है उनके, और वो ये डिबेट कर रहे होते हैं, ये डिस्कस कर रहे होते हैं भाई किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार जाएगी, सोना महंगा हुआ सस्ता हुआ। तो ये पूरा वो डिस्कस करते रहते हैं और लोग अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, भाई नहीं तुम गलत कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। तो एक तरह से ये जो थियोरीज भी है कुछ इसी तरह है कि अगर किसी साइंटिस्ट ने दे दिया और किसी दूसरे साइंटिस्ट ने अगर उसको दोबारा किया, उन्हें कोई और कंक्लूजन मिला तो वो उसी हिसाब से अपना नेक्स्ट मूव करते हैं, और जो उनसे संतुष्ट नहीं होगा तो वो कुछ और अपना डिस्कवर करेगा। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो सब सेटिस्फाई होंगे, तो उसी को कंसिडर किया जाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को। जो रेड कलर के हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको समझो कि द एटम्स वाज इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। एटम्स को हमने माना कि क्या होते हैं, डिविजिबल नहीं होते, डिस्ट्रक्टिबल नहीं होते, मतलब तोड़े नहीं जा सकते और
डिवाइड नहीं किए जा सकते। अब उसके नीचे देखो क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए। ठीक है, तो ये जे थॉमसन ने भी तो बताया था, वो नीचे दिया हुआ है, आप देख लो थोड़ा। ठीक है, अब इसके बाद आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब भाई जे थॉमसन ने शुरू किया, फिर थॉमसन मॉडल अपने लेकर के आए, तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स ग्रीन कलर के हाईलाइट पॉइंट्स में देखिए, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स आर सडन इन अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक द सीड ऑफ द वाटरमेलन। तो इनको, अब इतनी बड़ी दुनिया में इनको सिर्फ वाटरमेलन पसंद आया एग्जाम्पल के लिए, तो इन्होंने वाटरमेलन और क्रिसमस की पुडिंग मतलब जो रहती है उसको सर्व किया जाता है, और ऊपर से जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले जाते हैं, चेरीज डाली जाती हैं, तो इन्होंने इन दोनों का एग्जाम्पल लिया वाटरमेलन का, कि जो उनमें बीज है, मतलब वाटरमेलन के अंदर जो बीज है वो काम करता है इलेक्ट्रॉन का, और जो बाकी वाटरमेलन का पार्ट है वो काम करता है किसका, मतलब पॉजिटिव स्फीयर्स का। ठीक है, अभी इनको ये समझ में आया, इन्होंने ये बता दिया। अब आगे देखो कि जो थॉमसन प्रपोज, इनका दोनों कंक्लूजन देख लेते हैं, ग्रीन और येलो कलर के हाईलाइट पॉइंट्स में लिखा हुआ है। थॉमसन प्रपोज दैट द एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। मतलब कि जो जो एटम्स में पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें ऐसे एम्बेडेड होते हैं, मतलब उसमें घुसे हुए होते हैं। अब दूसरा क्या है कि पॉइंट द नेगेटिव ऑफ अ पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड और एंड द एटम्स एज एन द होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो रहते हैं वो इक्वली मैग्नीट्यूड में रहेंगे, एक बराबर रहेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल करते रहेंगे, तो ये इनका बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, अब आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम रदरफोर्ड मॉडल को देखेंगे। अब भाई सब लोगों ने अपनी अपनी कोशिश कर ली रदरफोर्ड मॉडल लेकर के आए, इन्होंने थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, तो रदरफोर्ड मॉडल उन्होंने बताया। अच्छा, मैं एक ओवरऑल आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वीडियो के थ्रू आप एक बार इसको समझ लो, फिर वो पॉइंट्स को मैं क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, कि उन्होंने एक गोल्डन फॉइल लिया, ठीक है, गोल्डन फॉइल लिया, शीट लिया, यानी कि गोल्डन फॉइल ही क्यों लिया, अच्छा बताओ। गोल्डन फॉइल इसलिए लिया कि जो गोल्डन फॉइल होता है, जो हाईली गोल्ड होता है वो हाईली मेलिएबल रहता है, मतलब कि अगर उसको तुम कितना भी पीट लो, कितना भी मार लो, वो अपने मतलब कि अपने उस लेवल में आ जाएगा कि वो खुद भी ना पहचान पाए कि मैं इतना पतला हो सकता हूँ। ठीक है, अच्छा देखा होगा तुम लोगों ने वो जो मिठाइयों की दुकान पे जो मिठाइयों पर लगे हुए रहते हैं गोल्डन और सिल्वर कलर की शीट्स, तो यही रीज़न है कि उन्होंने एक ऐसा मीडियम चूज़ किया जिससे वो आसानी से रे जो रहे वो पास कर पाए। ठीक है, तो उन्होंने रे के रूप में अल्फ़ा पार्टिकल्स का यूज़ किया। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीलियम को चूज़ किया, और हीलियम को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि जो हीलियम होता है वो सेट ऑफ डबली चार्ज हीलियम होता है, हीलियम आयन्स होते हैं जिसके पास 4 यूनिट होगा, जिसका मास जो रहता है वो 4 यूनिट के होते हैं। तो और इस जो 4 यूनिट का मास जो होता है इसके इतना इनफ होता है कि ये फास्ट मूव कर सके। ठीक है, मतलब जल्दी से मूव करे और ये पास हो जाए गोल्डन फॉइल से। ठीक है, इसीलिए इन्होंने इसका यूज़ किया। और इसका क्वेश्चन भी ऐसे बन सकता है कि ये सिर्फ हीलियम अल्फ़ा, मतलब कि अल्फ़ा पार्टिकल्स में हीलियम का यूज़ करते हैं, अभी मैंने बताया ही क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि मतलब कि अगर ये किसी से पास करेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रास्ता बदल सकता है, या ये अपना रास्ता बदल सकता है अगर इसके सामने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गए तो। ठीक है, तो अब हम इनके पॉइंट्स को थोड़ा देख लेते हैं कि ये बताना क्या चाह रहे थे कि ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल। ध्यान से समझो वो ग्रीन कलर के पॉइंट्स में, gold foil because he wanted a thin layer as a possible of the gold foil that was of about the 1000 एटम थिक। मतलब कि वो एक एटम का 1000 गुना थिक था, मोटा था। अब एटम का तो हिसाब तो तुम लगा नहीं सकते, मतलब समझ लो कि वो पतली शीट थी, लेकिन फिर भी एटम का 10,000 नहीं 1000 गुना
क्या था, चौड़ा था। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल जो होते हैं डबली चार्ज होते हैं, आयंस होते हैं, क्योंकि इनका 4 यूनिट मास होता है। ठीक है, अभी मैंने वो बताया। अब थर्ड पॉइंट है, देखो ऑरेंज कलर से जो हाईलाइटेड है, और ये एक्सपेक्ट किया गया, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट, उन्होंने एक्सपेक्ट किया ये जो अल्फा पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्ट बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द gold atoms, since the alpha particles were much heavier than the protons and he did not expect the large deflection। मतलब कि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो हमारा अल्फा पार्टिकल रहेगा वो आसानी से मतलब कि पास हो जाएगा। ये उन्होंने नहीं सोचा था कि ये बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि इनके एक्सपेरिमेंट को, कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में और क्या क्या चीज़ें कही हैं। तो अब नीचे देखो, यहाँ पर येलो कलर के उनके जो 3 कंक्लूजन थे इस ऑब्जर्वेशन के बाद में, कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स पासेस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, मतलब कि जो ज़्यादातर जो थे वो सीधे पास हो गए, मैंने बताया था। और कुछ जो हैं अल्फा पार्टिकल्स वो क्या हो गए, वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए। और जो कुछ हो सरप्राइजिंगली कि जो 1 आउट ऑफ द एवरी 12,000 पार्टिकल्स appeared to be rebound, मतलब कि 12,000 में से कुछ जो पार्टिकल्स थे वो दोबारा वापस आ गए। तो अच्छा ध्यान से समझो कि कुछ जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए, कुछ पार्टिकल्स जो थे वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ जो हो गए वो पास हो गए। ठीक है, तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट incredible as if you were fire 15 inch of the shell as a piece of the tissue paper and it comes back and hits you। इन्होंने ये कहा कि ये सोच करके बहुत आश्चर्य हुआ इनको ये देख करके कि अगर आप 15 इंच का शेल, मतलब कि गोला तोप का, अगर आप मारोगे और किस पे मार रहे हो, एक टिश्यू पेपर पे, और वापस वो आपकी तरफ आ रहा है, तब तो ये सच में आश्चर्य करने वाली, वंडर करने वाली बात है। तो उनका ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह था। अब आप साइड के कुछ इन हाइलाइट्स पॉइंट्स पे आ जाओ। यहाँ पर देखो कि फर्स्ट वाले में वही जो उनका कंक्लूजन है वही बता रहे हैं। ठीक है, कि जो कुछ most of the space inside the atoms empty because most of the alpha particles passes through the gold foil without getting deflected। मतलब कि उन्होंने ये दिमाग लगाया कि अच्छा भैया ये तो समझ में आ गया कि ज़्यादा से जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, पास हो गए, लेकिन कुछ जो पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, रिफ्लेक्ट हुए, और जो थोड़े बहुत पार्टिकल्स थे वो 180 डिग्री पे क्या हो गए, दोबारा वापस जैसे गए थे वैसे वापस चले गए। मतलब कि इनका दिमाग काम किया कि देखो ऐसे नहीं चलेगा काम, यहाँ गेम लटक गई, स्टोरी कहानी की ये है। तो कुछ जो एटम्स थे, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम्स एम्प्टी है, मतलब कि उसके एटम्स के अंदर ज़्यादातर जो हिस्सा है वो खाली है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स पास कर गए। ठीक, अब दूसरा पॉइंट कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। कुछ जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब तिरछा भाग गए। और ये क्या इंडिकेट करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम्स में वो ऑक्यूपाई करता है कम स्पेस, यानी कि समझ रहे हो मनोज। हाँ, अब देखो आगे कि अब नीचे वाला जो पॉइंट है ये बता रहा है, यही है सबका बाप, यही समझो कि अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। मतलब कि बहुत ही जो अल्फा पार्टिकल्स जो वापस चले गए, सीधे गए, मतलब कि जैसे गए थे वैसे वापस चले गए, मतलब कि कोई स्ट्रॉन्ग इसका एनिमी सामने आया था जिसकी वजह से ये वापस चले गए। ठीक, तो बिल्कुल उसी तरह कि जैसे एक बार देख करके आया था जब ये
रामायण का युद्ध हो रहा था, जब लेने के लिए जा रहे थे तो रावण के कुछ गुप्तचर पहले आकर के यहाँ पर राम भगवान की सेना में उनकी ट्रेनिंग स्किल्स देखते थे वेशभूषा बदल करके, और जा करके जान जाते थे कि नहीं नहीं, इनसे हम ऐसे नहीं बीट कर पाएंगे, हमें टेक्निक अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, और जा करके वो बताते थे रावण को। ठीक उसी तरह इनके सामने अगर कोई एनिमी आ गया है और ये क्या कर रहे हैं, वापस रिटर्न हो गए, यानी कि जो बीच का हिस्सा है ये माना गया कि वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंबर है जिसके सामने जो इनके अल्फा पार्टिकल्स थे वो भी क्या वापस चले गए, मतलब कि वो जो उसे न्यूक्लियस का नाम दिया गया। ठीक, और ये जो न्यूक्लियस है, from the data it also calculated that the radius of the nucleus is about to the 10 to the power 5 times less than radius of the atoms। मतलब कि वो जो एटम्स का जो बीच का न्यूक्लियस जिसे हम बोल रहे हैं वो क्या है, पूरे एटम्स का 10 to the power 5 टाइम्स उसका जो एरिया है वो कम है। यानी कि तुम समझो कि जितना बड़ा आपका घर है और उसी घर में किसी एक टेबल पर आपने एक ग्लास रखा हुआ है, बस उस ग्लास के बराबर, उस टेबल के बराबर उस ग्लास को कंसीडर करो कि वो उसका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक, अब आगे इसके पॉइंट्स में हम देखते हैं कि उनके एक्सपेरिमेंट को, और कि ये जो ग्रीन कलर के पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं उनके 3 पॉइंट्स और नीचे उसके दिए गए हैं और डिटेल में। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज इन द सेंटर ऑफ द एन एटम्स कॉल्ड द न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम्स रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। मतलब कि बीच का जो पार्ट है उसको न्यूक्लियस कहते हैं और सारा मास यहाँ बीच में इकट्ठा हुआ है जिसकी जो न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सर्कुलर पाथ में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे एटम्स के, और द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द एटम्स। यही अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बोर मॉडल पर। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप दोबारा ये वीडियो रिवाइंड करके ध्यान से देखो, समझ में आएगा। ठीक है, अब भाई इनको तृप्ति नहीं मिली, अब इनके बाद इनको चैलेंज करने के लिए हमारे बोर भाई साहब आ चुके हैं। ठीक है, अब इन्होंने न्यूक्लियस तक की कहानी तो बता दी, लेकिन अब न्यूक्लियस के आगे तक की कहानी ये लेकर के जाएंगे। ठीक है, अब आप पॉइंट्स बाय पॉइंट्स यहाँ से ध्यान से समझना शुरू कर दो, बहुत ईजी है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अब पहले पॉइंट्स में बोर मॉडल ने क्या बताया है, बोर का ये जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ये देखने में कैसे लगते हैं आपके पिक्चर में इनकी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, ओनली द सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज द डिस्क्रिएट ऑर्बिट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू इनसाइड द एटम्स। ठीक है, मतलब कि कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जो इन्होंने माना कि कुछ स्पेशल ऑर्बिट होते हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो घूमते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बुआ का घर है इनका ये मुंह उठा करके चले गए, इनका एक रास्ता होगा कि ये आराम से, इनका टाइम होगा कि इसी टाइम भाई आ सकते हो तुम मेरे घर में, रेगुलरली नहीं कि जब देखो तब चले आए। ठीक है, और सेकेंड वाला है कि वाइल रिवॉल्विंग इट डिस्क्रिएट द ऑर्बिट्स एंड इट्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो इन्होंने ये बताया कि जब वो रिवॉल्व करते हैं तो इनका एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, यही सब। ठीक, अब देखो थर्ड पॉइंट में क्या है, दिस ऑर्बिट्स, जो थर्ड टिक मार्क है उसको देखो, दिस ऑर्बिट्स और सेल्स आर कॉल्ड द एनर्जी लेवल्स। तो भाई उन्होंने ये बताया कि जो एटम्स जो हो गए अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तो बता दिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब ये आपस में ही रिवॉल्व करते रहेंगे तो एक दूसरे से लड़ेंगे, भिड़ेंगे, झगड़ेंगे, काम खराब करेंगे। इससे अच्छा है इनका एक रास्ता है भाई, ऐसे नहीं है, ये अपने रास्ते पे ही जाएंगे और अपने रास्ते से ही वापस आएंगे, ये नहीं कि ज़बरदस्ती किसी के नाक में जा करके। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने उसको एनर्जी लेवल दिया, जैसे हमारा सन है, सन
सोलर सिस्टम में अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, ठीक उसी तरह एटम्स में भी ऑर्बिट्स होते हैं। जैसे ऑर्बिटल्स में ऑर्बिटल सिस्टम में सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरह बोर ने बताया कि यहाँ पर एनर्जी लेवल होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, जहाँ पर अपने अपने जो एटम्स होते हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कह रहे हैं, वो रिवॉल्व करते हैं अपनी जगह पर। ठीक, बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, मान लो ये जो जलेबी जैसा बना है ये हमारा एटम, ठीक। अब एटम के बीच का पार्ट तो न्यूक्लियस अभी मैंने बताया, इन्होंने अब उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है इस ऑर्बिट्स को। पहले वाले को के शेल, दूसरे वाले को एल शेल, तीसरे वाले को एम शेल और चौथे वाले को एन शेल, ठीक। अब ये जो n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, ये है नंबर ऑफ उनमें न्यूट्रॉन्स कितने होना, ठीक। अब न्यूट्रॉन्स की कहानी आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है बात कि दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के, एल, एम और एन और द नंबर्स एन 1, 2 और 3, ठीक। ये 1, 2, 3, 4 से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक। अब हम न्यूट्रॉन्स को देख लेते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन्स की खोज बाद में हुई है काफ़ी, तो 1932 में हुई है। चैडविक डिस्कवर किया है, चैडविक ने इनको डिस्कवर किया है और उन्होंने बताया कि यहाँ पर भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा एक और मेंबर है जिसको हम क्या कहेंगे, जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी वो वहाँ पर मौजूद है और उसका जो मास होता है वो इक्वली होता है प्रोटॉन के। अब भाई जब इसको कंसिडर कैसे किया गया, मास तो ये प्रोटॉन के बराबर है, यानी कि जो स्टार्ट में मैंने बताया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन से ये पावरफुल होगा, लेकिन इस पर कोई चार्जेस नहीं होंगे, इसीलिए इसको कंसिडर किया गया कि ये भी एटम्स का सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब नीचे वाला पॉइंट्स ध्यान से देखो कि अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन द मास ऑफ द एटम इज देयरफॉर इज गिवन एज द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मतलब कि वही जो अभी मैंने बताया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो न्यूक्लियस में बराबर होगा। बात समझ में आई इतनी? आई होप आ गई होगी। देखो थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड करते हैं और यहाँ पे किसी भी चीज़ को और हम तोड़ तोड़ करके देखना शुरू करते हैं। जैसे हमारे घर में अगर कुछ कलेश हो जाता है तो पड़ोसी पहले कान लगाए रहते हैं ना, खबर जानने के लिए। बस उसी तरह ये हम जैसे बात का जड़ तक पूरा वो जब तक नहीं पहुँचते और जब तक उसको मसाला लगा करके बाहर नहीं बताते तब तक उनको चैन नहीं आता, उसी तरह हमें भी चैन नहीं आएगा जब तक हम इसको पूरा इसके जड़ तक नहीं जाएंगे, ठीक। अब आगे हम देखते हैं कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ डिफरेंट ऑर्बिट्स और अ सेल। अब भाई बात तो समझ में आ गई, सबने बता दिया अपना अपना कहानी, अपना दुख दर्द, ठीक। अब बात समझ में आती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने अपने ऑर्बिट्स पे कैसे रिवॉल्व करेंगे या कैसे रहेंगे, कैसे सेल्स में रहेंगे, ठीक। तो देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना और मज़ा आएगा। जैसे कि आपके पास, मान लो कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक, तो इंडिया में क्या है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा टैक्स पे करता है। मतलब भाई इतना जब पैसा कमा रहे हो तो गवर्नमेंट को भी तो दोगे। और अब वहीं आप किसी रोड साइड पे चले जाओ कि जो रेड़ी लगा रहा है, जो ठेला लगा रहा है इंसान, वो दिन में किसी नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा वो कमा रहा है लेकिन वो जीएसटी नहीं पे कर रहा है, ठीक। तो काम तो दोनों कर रहे हैं लेकिन कोई दिखा करके कर रहा है, कोई नहीं दिखा करके कर रहा है। तो ठीक उसी तरह जो दिखाएगा भाई, जो ज़्यादा काम करेगा, जो दिखाएगा वो तो ज़्यादा पे करेगा। तो उसी तरह हमारे जो एटम्स में जो अपने आप को ज़्यादा दिखाएगा, मतलब कि बाहर से कि हम ये हैं वो हैं, तो भाई उसको तो पे करना पड़ेगा अल्टीमेटली, ठीक। उसी तरह यहाँ पर है कि जो बरी ने, अब यहाँ पर बोर और बरी ने ये डिसाइड किया या फिर उन्होंने ये दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉइंट नंबर 1 में देखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय
given by the formula 2n square, whereas n is an orbit and the number of energy level index is a 1 2 3. Hence the maximum number of n electrons in a different cells are as follow. अच्छा देखो, अब इस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इतना समझो कि जो फॉर्मूला होता है अलग अलग ऑर्बिट्स का, मतलब कि जैसे KLMN नाम दिया हमने, अरे दे दिया बस KLMN, मन नहीं था उसका देने का इसीलिए कुछ भी दे दिया। अब यहाँ पर ये जो K2n स्क्वायर है, जो n है उसका क्या है, ऑर्बिट नंबर है या फिर एनर्जी लेवल। जैसे कि अभी ऊपर हमने बताया था एनर्जी लेवल को हम 1 2 3 में डिनोट कर रहे थे, तो आप 2 लगाओगे, n लगा दोगे क्या, उसका जो एनर्जी लेवल रहेगा, जो ऑर्बिट रहेगा, और उसका स्क्वायर लगा लोगे, तो बस धीरे 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 ऐसे करके इनके क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। मतलब कि इनके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटर शेल में होता है। ठीक, तो ये अभी मैंने ऊपर बताया कि जो अलग अलग सर्कल हैं इनको शेल का नाम दिया गया है। ठीक, मतलब K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो है K शेल, जिसे हम 2 × 1 स्क्वायर करेंगे। मतलब कि अब न्यूक्लियस के बाद तो वही आता है, 2 × 1 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। मतलब कि इसमें मैक्सिमम इस ऑर्बिट में या इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक, अब दूसरे वाले L शेल में क्या है, 2 × 2 का स्क्वायर है, मतलब कि 8। तो दूसरे वाले शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मैक्सिमम। थर्ड वाले ऑर्बिट में उसी तरह 2 × 3 स्क्वायर, मतलब कि उसमें 18 होने चाहिए। फोर वाले में क्या है, 2 × 4 स्क्वायर, यानी कि 32 मैक्सिमम होने चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं करना है, बस उनके अलग अलग शेल में नंबर जो रहेंगे वो नंबर 1 2 3 4 रखना है, और जो n रहेंगे वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स रहेंगे। आपके डायग्राम में देखो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक है, और जो पहले वाला अब सेकेंड पॉइंट्स देखो जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट इज द 8। ठीक, सबसे ज़्यादा जो बाहर होगा वो 8 होगा किसी भी सेल में। ठीक, और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अकोमोडेटेड नहीं होंगे किसी भी सेल में जब तक अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, जब तक ये खुद भरे नहीं रहेंगे तब तक ये किसी को देंगे नहीं। मतलब कहने का यही है कि जब आपके पास पैसा रहेगा तभी टैक्स पे करोगे, जब नहीं रहेगा तो कहाँ से टैक्स पे करोगे। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन जब तक उसके पास कम, मतलब कि जब भी किसी आइटम्स में कंप्लीट फील्ड के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे इसके शेल में, तो ये कहाँ से ये डोनेट करेगा या शेयर करेगा किसी से। ठीक, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको यहीं से तुरंत बैक करके दोबारा देखो। ठीक, अब हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ दैन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं कि जो सब अपने शेल के सबसे बाहर की तरफ रहते हैं, जो बाहर से दिखाते हैं दैट आई एम द बॉस, ये वो। ठीक है, वो उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो सबसे ज़्यादा शेयरिंग में और गेनिंग में वो रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के नेम दिए गए हैं, और ये एलिमेंट्स के नेम जो हुए हैं वो आपके ये जो ग्रुप है या सीरीज़ है उसमें ध्यान से देखना कि ऊपर की तरफ टेबल में हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ऊपर है, हीलियम में 2। ठीक, हाइड्रोजन में 1 ही रहेगा, हीलियम में 2 रहेंगे, एक शेल में 2 रहेंगे। अब नीचे आओ, देखो नीचे वाले में क्या है, 2 ऑर्बिट है, और उसके नीचे क्या है, 3 ऑर्बिट है। अब उसमें काउंट कर लो कि पहले वाले में क्या है, पहले वाले में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जो आप हीलियम में देखोगे। चलो हाइड्रोजन में तो 1 ही रहेगा, उसका तो एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम में 2 रहेंगे। ठीक, अब लिथियम में क्या है, उसके फर्स्ट ऑर्बिट में देखो 2 हैं और बाहर 1 3। तो कुल मिलाकर के जो सेकंड वाले में होंगे सबसे ज़्यादा जो होंगे 8 होंगे।
अभी ये आप नियॉन वाले में काउंट कर लो, पता चल जाएगा। ठीक, अब उसके बाद वाले में जो आता है आपका थर्ड वाला, मतलब कि KLMN एन शेल तक आपके आ जाएंगे 18। तो टोटल मिला करके 18 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सर्कल बना करके गोल गोल बिंदी मार देना, हो गया काम। यही हो गया इनके इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन। समझ में आई बात? ठीक, अब आगे हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। देखो कुछ इसी तरह दिया हुआ है और इसी तरह ये होगा। अब हम आगे देखते हैं अपने किसे, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास को, मास नंबर को, क्या क्या दिया हुआ है अंदर। अब एटॉमिक जो नंबर होता है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है सिर्फ वही देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। अब एटॉमिक नंबर, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय Z। अब देखो कि एटॉमिक नंबर भाई हम उसको कहते हैं कि किसी भी एटम के अंदर जितने उसके प्रोटॉन हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, और वो किससे डिनोट होगा, Z से। ठीक, Z in fact the elements are defined by the number of protons they possesses for hydrogen is equal to Z is equal to 1। अब देखो जो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक होता है उसका, क्योंकि एक होता है एटॉमिक नंबर, क्योंकि उसका जो प्रोटॉन होता है वो उसमें एक ही होते हैं। अभी बात समझ में आई, जितने प्रोटॉन होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। अगर कोई पूछ लिया कि हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन हैं, तो समझ जाओ कि जब उसके 1 है और 1 उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। ठीक, अब हम नीचे आते हैं अपने मास नंबर पर। ठीक, जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, मास ऑफ एन एटम्स इज पार्शियली ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन्स। दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स, हेंस द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स। अब देखो भाई यहाँ पर ये दोनों अपनी जोड़ी बना करके इन लोगों को एक नाम और दे दिया गया। जैसे कि मास नंबर वो कहते हैं, उसे कहते हैं जब किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो तो बाहर से, जब बाहरी दिखावा में पड़ गए हो तो क्या कर सकते हैं तुम्हारा हम, तो जो भाई अंदर रहेगा उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो अब जो प्रोटॉन और हमारे न्यूट्रॉन्स होंगे उसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे, क्योंकि वो बीच में न्यूक्लियस में अंदर की तरफ रहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कार्बन का मान लो 12 यूनिट है, तो 12 क्यों है, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। ठीक, देखो ऊपर अंडरलाइन में किया हुआ है। सिमिलरली अब एल्यूमिनियम का मास क्या है, 27 है। क्यों 27 है, अब जोड़ लो भाई, क्योंकि उसमें आधे प्रोटॉन होंगे और आधे न्यूट्रॉन्स होंगे, 13 प्रोटॉन्स होंगे, 14 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो यही इसका मास नंबर जो होता है डिफाइन करता है। ठीक, अब नीचे हाथ सीधे आ जाओ, बॉक्स जो बना हुआ है वहाँ पर मैंने टिक किया हुआ है रेड पेन से। अब पहले वो जो दिया हुआ है कि जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर X लिखा है, उसके ऊपर A लिखा है, अब ये Z लिखा है। अब ये सुडोकू वाला तो गेम दिख रहा है दूर से, लेकिन है क्या अंदर से समझेंगे। अभी मैंने कहा कि जो Z रहेगा वो क्या रहेगा, उसका एटॉमिक नंबर, यानी कि वो नीचे की तरफ रहेगा, और A जो रहेगा उसका वो क्या रहेगा, जल्दी बताओ, वो रहेगा मास नंबर। बगल में देखो लिखा भी हुआ है, नजर घुमाओ, मास नंबर है। ठीक है, अब जो बीच वाला होगा X से, अब वो X मत समझने लगना अपने, X ये होगा कि ये जो सिंबल होता है किसी भी एलिमेंट का, आप सीधे सीधे तो लिख नहीं सकते ज़ेनॉन या क्रिप्टॉन, इतना टिपिकल नेम, तो उसका हम एक सिंबल बनाते हैं और उसी को उस डब्बे के अंदर घुसा देते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम देखते हैं आइसोटोप्स। अच्छा, आइसोटोप्स के नाम से देखो, देखने में ऐसा लग रहा है कि सबको टोपी पहनाता होगा, एक तरह का है, सबको टोपी पहना रहा है, आइसोटोप्स। ठीक, अब थोड़े इसके हम डेफिनेशन पे जाएंगे। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है, उसी को हम आइसोटोप बोल रहे हैं भैया यहाँ पर। अब दिमाग थोड़ा दौड़ाओ कि जो एटॉमिक नंबर जब हम यहाँ पर सेम हो सकता है, क्या एक ही एटम के एक से ज़्यादा एटॉमिक नंबर हो सकते हैं क्या? अरे यार बिल्कुल हो सकते हैं, दुनिया अजूबों से भरा है। आगे देखो,
Take the case of the hydrogen atom. It has the 3 atomic species, namely प्रोटीनम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटीरियम। अच्छा, सीधे समझो कि जब आप किसी से चैट करना होता है तो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर 2-3 फेक अकाउंट बनाते हो ना, एक हो तो तुम एक ही, लेकिन 3 फेक अकाउंट बना रखा है हुआ है। तो अगर असलियत पकड़ी गई तो पता चल जाएगा भाई यही है, सोनू मोनू जो भी है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जैसे हाइड्रोजन का 3 एटॉमिक नंबर है। कौन कौन सा? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो तीनों जो है उसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर अलग है, इसीलिए इसका अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक उसी तरह द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच इज 1, द मास नंबर इज 1, 2, 3, और इसका जो मास नंबर हो जाएगा वो 1, 2, 3 हो जाएगा। अदर सच एज एग्जाम्पल दिया है कार्बन का। आपके कार्बन में क्या है? कार्बन में भी 12, 13, मतलब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर तो 6 ही होता है, तो 12, 14 एंड 35, 37। अच्छा ठीक है, कार्बन का भी होता है और क्लोरीन का होता है। तो इन दोनों के आइसोटोप्स होते हैं, मतलब कि एटॉमिक नंबर दोनों का देख रहे हो सेम है, 17 क्लोरीन का, लेकिन मास नंबर अलग है, इसीलिए इनको आइसोटोप्स बोले जाते हैं। तो ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है इसमें तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि अब इसमें हम क्या ऐड करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल।